Welcome students, I am Avantika and I welcome you all to AVS Knowledge Station. Students, in our previous class, we studied about how East India Company started to acquire more and more territory. That means कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन टेरिटरीज़ को ओवर पावर करना स्टार्ट किया. ओके, एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज 19 और इसमें हम ये देखेंगे कि और भी ज़्यादा इन्हें ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस इनके फेवर में मिले जिससे इन्होंने ऑल ओवर इंडिया अपने पावर को इस्टेब्लिश किया. ओके, सो नाउ विल स्टार्ट रीडिंग. इन द लेट 1830s the East India Company became worried about Russia. ओके, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि कैसे कर्नाटका में उन्होंने अपने टेरिटरी को फैलाया था, अपनी पावर को फैलाया था. ओके, अब यहाँ पे बता रखा है कि 1830s में ईस्ट इंडिया कंपनी को रशिया की पावर से खतरा होने लगा. ओके, इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपैंड अक्रॉस एशिया. उन्हें लगता था कि रशिया एशिया में अपनी पावर को ज़्यादा फैला लेगा और नॉर्थ वेस्टर्न साइड से इंडिया में एंटर कर सकता है. ठीक है, तो उन्हें ये खतरा लगा कि रशिया हमसे ज़्यादा पावरफुल हो सकता है और इसी वजह से ड्रिवन बाय दिस फियर द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड, नॉर्थ वेस्ट साइड कौन सा हो गया? पंजाब वाली साइड. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? दे फॉट अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842. प्रोलॉन्ग का मीनिंग होता है जो ज़्यादा टाइम तक स्टे करे. ठीक है, दैट मीन्स अफगानिस्तान के साथ ब्रिटिशर्स का वॉर चला 1838 से लेकर 1842 तक और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफगानिस्तान में अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया, मतलब उनको विक्ट्री मिली. धीरे धीरे सिंध भी हम कह सकते हैं पाकिस्तान में है आज के टाइम में, तो सिंध को भी उन्होंने टेक ओवर किया इन 1843. और उसके बाद जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में उनको विक्ट्री मिली, देन दे थॉट कि अब हम पंजाब को ओवर पार करेंगे. ऑल राइट, बट जो महाराजा रंजीत सिंह थे पंजाब के, वो काफ़ी पावरफुल थे उस टाइम में और कुछ टाइम तक उन्होंने कंपनी को रोके रखा. लिखा हुआ है ना, रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी. हेल्ड बैक का मतलब दूर रखा. बट वो राजा जो थे महाराजा रंजीत सिंह, ही डाइड इन 1839 और उसके बाद दोबारा 2 प्रोलॉन्ग वॉर हुए विद द सिख किंगडम और उन वॉर्स के बाद 1849 में पंजाब को भी हारना पड़ा और पंजाब को एनेक्स कर दिया गया. दैट मीन्स पंजाब ऑल्सो केम अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी. ऑल राइट, तो आपको बेटा ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पावर को फैलाया, है ना. 1799 में उन्होंने मैसूर में अपने पावर इस्टेब्लिश की जब टीपू सुल्तान को किल किया. ऑल राइट, फिर 1819 में उन्होंने मराठास को ओवर पावर करा. ओके, रिमेंबर दिस. देन after 1819, in 1830s we can say Karnataka area, okay, Kittur if you remember, तो वहाँ पे उन्होंने ओवरपावर किया. एंड नाउ इफ यू सी आफ्टर 1830 we'll move here, Afghanistan in 1842, Sindh in 1843 and Punjab in 1849. ऑलराइट, सो ये आप देखिए पूरी स्टेप वाइज एक सीरीज में वो जीतते ही गए. ऑलराइट, सो जब कोई ऐसा करता है एक के बाद एक उसको विक्ट्री मिलती है तो उसका कॉन्फिडेंस वैसे हाई हो जाता है एंड दे ट्राई टू ग्रैब मोर एंड मोर पावर. उन्हें लगा अब हम और पावरफुल हो सकते हैं और अपना किंगडम और फैला सकते हैं. ऑलराइट, नाउ विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. डॉक्ट्राइन का क्या मतलब होता है? डॉक्ट्राइन यू कैन से इट्स अ पॉलिसी. ओके, एंड लैप्स विल फाइंड आउट कि लैप्स ये क्या पॉलिसी है. The final wave of annexations occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856. ठीक है, अब 1848 में गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड डलहौजी. ओके, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई. डिवाइज द पॉलिसी मीन्स उन्होंने एक
पॉलिसी बनाई, और जब हम पॉलिसी और डॉक्ट्राइन की बात करते हैं बेटा, वो ऑफिशियल टर्म्स में रिकॉर्ड हो जाती है, मतलब वो ऑफिशियल रूल बना दिया उन्होंने, ओके, जिसका नाम दिया गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और ये लैप्स का क्या मीनिंग है? उस डॉक्ट्राइन के मुताबिक अगर किसी इंडियन रूलर का कोई मेल हायर नहीं है, मेल हायर मतलब वारिस, मेल वारिस नहीं है किसी भी इंडियन रूलर का, और वो एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, तो उसका किंगडम लैप्स हो जाएगा। लैप्स दैट मीन्स कि कोई भी क्लेम नहीं कर सकता उसकी फैमिली में से कि वो नेक्स्ट किंग बने। ठीक है, लैप्स का मीनिंग आपको समझ में आया कि वो कैंसिल हो जाएगा, उसका किंगडम कैंसिल हो जाएगा, और वो टेरिटरी उस किंग के अंडर में जितनी भी टेरिटरी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी जाएगी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही पार्ट बन जाएगी। सो ये क्या थी? ये थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ओके, बहुत ही इंटेलिजेंट पॉलिसी अपनाई लॉर्ड डलहौजी ने। दोबारा मैं रिपीट करती हूँ दैट अगर कोई इंडियन रूलर मरते टाइम तक उसका कोई मेल वारिस नहीं होगा तो उसका किंगडम लैप्स हो जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, और उसका होल्ड कौन ले लेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी पॉलिसी की वजह से ब्रिटिशर्स की पावर और बढ़ती गई। ठीक है, वन किंगडम आफ्टर अनदर was annexed simply by applying this doctrine। ठीक है, इस डॉक्ट्राइन की वजह से उन्हें आप देखिए कितने सारे टेरिटरीज मिल गई, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी। ठीक है, ये सारी की सारी एक के बाद एक जो एरियाज थे वो सिर्फ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से ब्रिटिशर्स को मिल गई। Now finally in 1856 the company also took over Awadh. Awadh beta was a kingdom in central यूपी। आज के टाइम में अगर हम कहें तो अयोध्या, लखनऊ, ये वाला एरिया वाज नोन एज अवध ड्यूरिंग दैट टाइम, और उसको नवाब रूल करते थे। तो और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। सो 1856 में कंपनी ने अवध को भी टेक ओवर किया। उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट ऐड करा कि वो उनकी ड्यूटी है ब्रिटिशर्स की अवध को टेक ओवर करना, क्योंकि नवाब जो रूल कर रहा है वो मिसगवर्न कर रहा है। मिसगवर्न मतलब उसका जो काम चल रहा है, फंक्शनिंग, वो काफ़ी ख़राब है। ओके, तो उन्होंने ऑफिशियली लोगों को दिखाया कि बिल्कुल मिस गवर्नेंस हो रही है। इस वजह से अच्छी गवर्नेंस तभी होगी जब ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ के काम को मैनेज करेगी। सो इससे ऑब्वियसली नवाब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। इट्स रिटन एनरेज्ड बाय द ह्यूमिलिएटिंग वे। ओके, सो अब नवाब को डिपोज कर दिया गया बेटा। डिपोज मतलब होता है ऑफिशियली हटा देना, फोर्सफुली हटा देना। तो जब नवाब को डिपोज किया गया तो लोगों को गुस्सा आया, वो एनरेज हो गए इस खराब तरीके से, और उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया, जो कि 1857 में रिवोल्ट ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, इसके बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे। ऑल राइट, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट हैपेंड? 1856 में ऑफिशियल बताते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध को टेक ओवर किया, और उन्होंने ज़बरदस्ती अवध के नवाब को हटा दिया। और इसको हटाने, डिपोज करने की वजह से वहाँ के लोग, पीपल ऑफ अवध, बहुत ज़्यादा एनरेज हो गए, गुस्सा हो गए, और फिर उन्होंने ज्वाइन किया ग्रेट रिवोल्ट, जो कि 1857 के रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है। ओके, सो आप ये देख सकते हैं कैसे वन आफ्टर द अदर ब्रिटिशर्स tried to grab power and they were also getting successful in doing so. Okay, you will see on the next page, page number 20, ये मैप्स देखिए आप। 3 years बता रखे हैं बेटा, 1797, then 1840 and then 1857। आप देख सकते हो जो पिंक कलर है, पिंकिश ऑरेंज, इससे वी हैव बीन टोल्ड जो एरियाज ब्रिटिशर्स के अंडर में नहीं थे, और येलो में वो एरियाज हैं जो ब्रिटिशर्स के अंडर में थे। ऑल राइट, तो 1797 में ऑल ओवर इंडिया बहुत ही कम एरियाज थे जो ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, है ना। सिर्फ बंगाल साइड का एरिया, ओके, ईस्टर्न यूपी, सर्टेन स्टेट्स हियर, बहुत कम। ठीक है, पर धीरे धीरे अभी जो हमने पढ़ा पैरामाउंट सी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इन सब की वजह से धीरे धीरे आप देखिए सदर्न में भी और यहाँ पे भी, ओके, यूपी साइड भी उनकी पावर बढ़ती गई। और जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था तब तक तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड से भी और ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया ही
ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर फैल चुकी थी. ओके, दिस इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटोरियल पावर इन इंडिया. ऑल राइट, नाउ विल मूव ऑन टू पेज नंबर 21. नाउ सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन. अब आप समझ सकते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स को अच्छी खासी पावर मिल चुकी थी और वो ज़रूरत से ज़्यादा ग्रीडी हो चुके थे. सो अब वॉरेन हेस्टिंग्स की बात बताई हुई है. ही वॉज गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 टू 1785. ये पहले की बात हो रही है, ठीक है. ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर जिन्होंने कंपनी के पावर के एक्सपेंशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. एंड इस टाइम जो अभी ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है बेटा, ये 1773 और 1785 की बात हो रही है. आप ये मत समझना कि ये 1857 पे अभी हमने लास्ट ब्रेक किया था उसके बाद है, नहीं. ये अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं और पहले की बात कर रहे हैं कि क्या रीजंस थे, कैसे उन्होंने धीरे धीरे पावर एक्वायर करी. ओके, एडमिनिस्ट्रेशन होता है काम को चलाना, फंक्शनिंग कराना. ऑलराइट, तो ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, इनकी कंपनी को पावर मिली थी बंगाल में भी और कुछ एरियाज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास. ओके, और ब्रिटिश ने टेरिटरीज को डिवाइड कर दिया था. जिन जिन टेरिटरीज पे उनका हक था उस टाइम तक, उन्होंने उन टेरिटरीज को डिवाइड कर दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, जिसको वो प्रेसिडेंसीज बोला करते थे. जहाँ पे उनके सेंटर थे काम के, उन एरियाज को प्रेसिडेंसीज बोला जाता था. तो इन दैट एज आई वुड से 3 प्रेसिडेंसीज होती थी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे. ओके, विच इज नाउ मद्रास इज चेन्नई एंड बॉम्बे इज मुंबई. ऑल राइट, सो हर प्रेसिडेंसी को रूल करता था एक गवर्नर और उनका भी एक सुप्रीम हेड होता था जिसको बोला जाता था गवर्नर जनरल. ओके, दैट मीन्स उस एरिया की सारी रिपोर्ट किसको मिलेगी, गवर्नर जनरल को. सो वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे और उन्होंने कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लेके आए. ठीक है, स्पेशली जस्टिस के एरिया में. जस्टिस मतलब कोर्ट्स है ना, जहाँ पे जुडिशरी की फंक्शनिंग होती है, उसको हम बोलेंगे इन द स्फेयर ऑफ जस्टिस. तो इन्होंने क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने बेटा, फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज इस्टेब्लिश. जो पहले से चल रहा था कोर्ट सिस्टम, वो चेंज कर दिया इन्होंने. और उन्होंने कहा कि अब हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स होंगे, एक तो क्रिमिनल कोर्ट होगा और एक सिविल कोर्ट होगा. ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट का नाम दिया गया फौजदारी अदालत और सिविल कोर्ट का नाम दिया गया दीवानी अदालत. ऑल राइट, और जो मौलवीज होते थे, हिंदू पंडित्स होते थे, वो भी इंडियन लॉज को इंटरप्रेट करने लग गए, देखने लगे कि हमारे लॉज को बिल्कुल ख़त्म ना कर दिया जाए. ठीक है, क्योंकि वो बताते थे कि हमारे लॉज में क्या लिखा हुआ है. वो किसको बताते थे, यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को बताते थे, क्योंकि वही हेड बने हुए थे सिविल कोर्ट्स के इन एरियाज में. ठीक है, जो इंडियन लॉज थे उसको इंटरप्रेट करके यूरोपियन कलेक्टर्स को बताया जाता था, जिससे कि वो जस्टिस दें लोगों को. ठीक है, दैट मीन्स हाई पोजीशन ग्रैब कर रहे थे धीरे धीरे सारे ब्रिटिशर्स. क्रिमिनल कोर्ट्स को अभी भी काजी और मुफ्ती प्रिसाइड करते थे, पर सुपरविजन होता था कलेक्टर्स की तरफ से. ठीक है, जैसे इंडियन स्टाइल में काजी और मुफ्ती ही होते थे बेटा, जो हमेशा से लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करके और उस पे डिसीजन देते थे. तो अभी भी वो ही कर रहे थे, पर उसका भी सुपरविजन कौन करता था, ब्रिटिश कलेक्टर्स. ओके, काजी जज होता है देखिए, और मुफ्ती एक मुस्लिम कम्युनिटी का जूरिस्ट होता है, जो कि लॉज के हिसाब से ही सारी चीज़ें बताता है. अब इस फिगर 15 में आप देख सकते हैं ये ट्रायल हो रहा है वॉरेन हेस्टिंग्स का. जब वॉरेन हेस्टिंग इंग्लैंड गए 1785 में, तो वहाँ पे एडमंड बर्क ने उन्हें अक्यूज़ किया. किस लिए अक्यूज़ किया, अक्यूज़ होता है इल्ज़ाम लगाना. ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को बोला गया कि बंगाल में गवर्नेंस बिल्कुल ख़राब हुई और इसका जिम्मेदार माना गया वॉरेन हेस्टिंग्स को, और इस वजह से उनको इम्पीच कर दिया गया. दिस लेड टू एन इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट लास्टेड 7 years. इम्पीचमेंट होता है बेटा एक फॉर्मल तरीका किसी बहुत हाई लेवल के इंसान को उसके पद से हटाने का. ठीक है, सो ये ट्रायल किया गया इंग्लैंड में. ठीक है, और ये
पिक्चर उसी की है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट है, इसके अंदर वॉरेन हेस्टिंग्स का इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग चल रहा था जो कि 7 साल तक चला, क्योंकि वो प्रूव ही नहीं हो पाया होगा, ठीक है ना। तो ये 7 साल तक सुनवाई होती गई और ये प्रूव होता गया कि ठीक है वो जिम्मेदार थे बंगाल की मिस गवर्नेंस के लिए। नाउ वी मूव ऑन टू पेज 22। एक मेजर प्रॉब्लम आई कि ब्राह्मण पंडित जो थे वो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस दे रहे थे ऑफ लोकल लॉज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ धर्मशास्त्र। अब वो क्या कर रहे थे, हर कोई काजी अपना अलग रूल को मान रहे थे, ब्राह्मण पंडित अपने अलग रूल को मान रहे थे। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स चाहते थे कि यूनिफॉर्मिटी आए लॉज में, है ना। अगर एक एरिया में कोई रूल बनाना है तो वो यूनिफॉर्म रूल होना चाहिए, सबके लिए सेम रूल होना चाहिए। सो 1775 में ब्रिटिशर्स ने 11 पंडित्स को बोला कि आप हिंदू लॉज का एक पूरा कंपाइल करके हमें बताइए, ठीक है। 11 प्रोमिनेंट पंडित्स को बोला गया और उन लॉज को फिर ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, ठीक है ना। और 1778 में मुस्लिम लॉज को भी कंपाइल किया गया, ठीक है। और एक एक्ट बनाया गया जिसको बोला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसके अंडर में एक न्यू सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। और उसी के अंदर एक सदर निजामत अदालत भी बना दी गई कैलकाटा में, ठीक है, कि ये कोर्ट ऑफ अपील है। मतलब आप ये देख सकते हो ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हो रहे थे ब्रिटिशर्स के। उन्होंने शुरुआत ही कहाँ से करी, कोर्ट से करी, कि जो फैसला देना है वही हमारे खिलाफ हो जाएगा तो वो पावर नहीं अपनी बढ़ा पाएंगे। दैट इज़ वाई उन्होंने कोर्ट से बिगनिंग करी, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जब करे कि हम हर चीज़ अपने हक में करते जाएं धीरे धीरे, सो दैट वी कैन इस्टेब्लिश आवर पावर एंड स्प्रेड आवर पावर। ओके, सो द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर। उस टाइम पे इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स में कलेक्टर की जो रोल होता था वो सबसे इम्पोर्टेंट होता था। उसका मेन काम होता था रेवेन्यू और टैक्सेस को कलेक्ट करना, लॉज को मेंटेन करना और अपने डिस्ट्रिक्ट में ऑर्डर पास करना विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगाज। दरोगाज भी पुलिस के ही लोग होते हैं, ठीक है। नाउ उसका जो ऑफिस होता था कलेक्टर का, जिसको बोला जाता है कलेक्ट्रेट, वो एक सेंटर ऑफ पावर बन गया, न्यू सेंटर ऑफ पावर। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स कलेक्टर के थ्रू ही सारे काम करवाते थे, ठीक है। और अगर वहाँ पे पावर होगी तो फिर ब्रिटिशर्स को भी वो पावर इजीली मिल जाएगी, ठीक है। तो दैट बिकेम द सेंटर, न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैट्रोनेज दैट स्टेडीली रिप्लेस्ड प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी। तो हम ये देख सकते हैं कैसे धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने कलेक्टर ऑफिस और कलेक्टर की जो पोस्ट थी वो अपने हाथों में करी, ठीक है। जजेस, पुलिस, इन सबको अपने टूवर्ड्स करा, अपने हिसाब से चलाया और उनको अथॉरिटी मिलती गई। ऑलराइट, सो ये कुछ चेंजेस हैं। अभी आप इतना पढ़िए सिंसियरली एंड विल डू रेस्ट ऑफ द टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, टिल देन स्टे सेफ।